नमस्ते माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। और जो मेरे स्टूडेंट्स नहीं हैं लेकिन दोस्त हैं और इस वीडियो को देखते हैं, इस जरिए उनकी भी कुशल क्षेम पूछने का मुझे मौका मिल जाता है। बीए पार्ट सेकंड के सेकंड पेपर में हम लोग मकड़ी का जाला एकांकी पढ़ रहे थे। मकड़ी का जाला एकांकी की मूल संवेदना का सेपरेट वीडियो मैंने जुलाई में ही डाल दिया था। उसके बाद अब इसके महत्वपूर्ण गद्यांशों की व्याख्या करवा रही थी मैं, तो उस क्रम में मैंने लगभग कोई लाइन छोड़ी नहीं है, लगभग सारी की सारी पंक्तियां दर पंक्तियां क्लास में पंक्ति दर पंक्ति करवाई है व्याख्या। और उस क्रम में हमारा मेरे ख्याल से आज ये लास्ट पार्ट है, अंतिम भाग महत्वपूर्ण गद्यांशों की व्याख्या में बनेगा, पेज नंबर 72। अर्ध चेतन और भोलाराम में बातचीत चल रही है। अर्ध चेतन इतना सुनाता है कि भोलानाथ कहता है कि और मत बोलो, मैं रो पड़ूंगा, तुम क्या चाहते हो मैं रोने लगूं। तो अर्ध चेतन कहता है काश तुम रो सकते हो। और उसके बाद नीला प्रकाश बदल जाता है, उसके आवृत्ति में, उसके घेरे में एक और रोशनी, एक और आवाज आने लगती है। अर्ध चेतन उस आवाज के लिए कहता है पहचानते हो। वह स्वर एक मधुर गीत में परिणत हो जाता है। वह जो आवाज थी वो एक मधुर गीत में बदल जाती है। रे मन की कहानी आंखों से सुनाओ, खुशबू की जवानी फूलों को बताओ, जो गंध न बिखरी तो फूलों ने हंसा ही क्यों, बरसाए न जो चांदी वह चांद उगा ही क्यों, है आज खुली वाणी मत रोक लगाओ, रे मन की कहानी आंखों से सुनाओ। वो गीत गा रही है कोई एक छाया। यद्यपि गीत के शब्द बंद हो जाते हैं तथापि स्वर जारी रहता है। भोलानाथ सुनता है बेबस होकर। वह कुछ कहना चाहता है लेकिन जबान चलती नहीं। उस स्वर के बैकग्राउंड में अर्ध चेतन फिर बोलना शुरू कर देता है, लेकिन अब उस स्वर में प्रताड़ना नहीं है, तरस है, करुणा है। ये आवाज वो सुनता है, इस गीत को वो सुनता है, लेकिन वो विवश है, वो कुछ नहीं बोल पा रहा, उसका जोर चल ही नहीं रहा है। स्वर जारी रहता है, गीत बंद होने के बाद भी टोन धीरे धीरे चालू रहती है और अर्ध चेतन उसके बैकग्राउंड में बोलता रहता है। क्या? लेकिन अब जो वो बोलता है उसमें प्रताड़ना नहीं है, गुस्सा नहीं है, झुंझलाहट नहीं है, अब तरस आ गया। जैसे कई बार हम किसी पे गुस्सा कर लेते हैं लेकिन जब उसकी हालत देखते हैं कि इसने खुद का भी क्या हाल कर लिया है। याद करो भोलानाथ, याद करो 20 बरस पहले की बात, जब तुम्हारे भी दिल था, तुम भी रो हंस सकते थे, तभी तो ये गाना सुना था। सड़क के किनारे शाम को घूमने जाते वक्त उस छोटे से बंगले से यह स्वर सुन पड़ा था। तुम रुके और बाजा बंद हो गया। आंखें मिली और न जाने कितने युगों के संदेशे कह गई। और फिर वही घंटों की बातचीत, वही मिलन का आह्वान, वियोग का विषाद, वही नासमझी की चिट्ठियाँ, वही चोरी का नटखटपन। मालूम होता है जैसे भोलानाथ की आंखों से आंसू बह रहे हैं। भोलानाथ को उसका अतीत जब बताया गया तो विगलित हो गया, अतीत में चला गया। देखिए, मर्म पर चोट कर दी अंतरात्मा ने। अंतरात्मा उसके उस हिस्से को चोट पहुंचा रही है जो सबसे ज्यादा नाजुक है, पास्ट का वो कोमल पार्ट की याद करो। किसी दिन तुम्हारे सीने में मशीन नहीं थी, दिल था जो धड़कता था। तुम रो हंस सकते थे, भोलानाथ रो सकता था, हंस सकता था। तुम का प्रयोग सिर्फ तुमको समझाने के लिए कर रही हूँ। व्याख्या में हमें थर्ड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल का यूज करना। एक बार सोचो कि जब दिल धड़कता था, रो हंस सकते थे, तब ये गाना कभी सुना था तुमने? सड़क पर तुम घूमने गए थे, एक छोटे से बंगले से एक स्वर सुनाई दिया, तुम रुके और अचानक वो बाजा बजना बंद हो गया। दोनों की आंखें मिली और न जाने कितने युगों के संदेश एक दूसरे को कह दिया। यानी लव एट फर्स्ट साइट। पहली बार उसको बजाते गाते देखकर तुम हतप्रभ रह गए और तुमको वहां ठिठके खड़े देखकर उसका गाना रुक गया और दोनों ने आंखों ही आंखों में एक दूसरे को देखा, निहारा
और यूँ लगा ये संबंध पल भर का नहीं है, सदियों पुराना है। और फिर घंटों बातचीत शुरू हो गई। रोज मिलने में वही हालात, वही खुशी, बिछुड़ने में वही गम, वही नासमझी की चिट्ठियों का मतलब। प्यार में तर्क परे कर देता है इंसान। प्रौढ़ावस्था में किशोर उम्र की चपलता आ जाती है, प्रगल्भ हो जाता है। हमेशा नहीं होता ऐसा, सबके साथ नहीं होता ऐसा, लेकिन अक्सर आदमी उम्र को पीछे छोड़ देता है जब वो प्रेम में पड़ता है। अन्यथा दिनों में वो बहुत सिंसियर, सीरियस, हालांकि ये भी एक सिंसियरिटी है कि प्रेम में आप बच्चे हो गए हो, वही पागलपन, वही नशा, वही कसक, वही कशिश आपके अंदर है। और वही चीज़ इसके लिए याद किया जा रहा है कि ऐसे एक दूसरे को बच्चों की तरह चिट्ठियाँ देना, वही चोरी चोरी एक दूसरे से मिलना, वही नटखटपन, चपलता, चंचलता, ये सब सुनकर भोलानाथ अतीत में बह गया, विगलित हो गया, रोने लगा, मन गल गया। अंतरात्मा ने देख लिया और कहती है, रोते हो भोलानाथ? हाँ रो, रोते हो तुम? रो। जवानी की उन उमंगों के लिए जिन्हें तुमने अब उन्नति के मार्ग में बैलों की तरह जोत रखा है। रोना आता है किसी की मृत्यु पर। तुम्हारी युवावस्था की वो उमंगें मर गई और उनको तुमने बैल बना के जोत दिया तरक्की के रास्ते में। उन्नति, हाँ, उसे उन्नति की प्रबल इच्छा ही तो तुम्हारे दिल में उस वक्त उठी थी, क्योंकि तुम गरीब थे और तुम में योग्यता थी। तुमने सोचा पहले अमीर बन लूं और फिर प्रेम भी करूंगा, सुंदरता को पहचान लूंगा, और तुमने उस वैभव को तिलांजलि दे दी। प्यार के सोते सूख गए, फूलों की रंगत उड़ गई। जिंदगी एक रेगिस्तानी सड़क बन गई जिस पर अंधे होकर तुम आगे बढ़ते ही रहे, और उस रेगिस्तान में कमला के आंसू बरसों तक टप टप टपकते रहे, बेकार, बरबस। तुमने सोचा कि पहले अमीर बन लूं, गरीब थे तुम, लेकिन तुम में टैलेंट था, प्रतिभा थी। तुमने सोचा ये सब तो फिर मिल जाएगा, खुशबू पहचान लूंगा, प्रेम पहचान लूंगा, लेकिन एक बार पहले अमीर बन लूं। और कामनाओं के रास्ते में दिल की उमंगों को जोत दिया बैल बनाकर। क्या हुआ? प्यार के झरने सूख गए, फूलों की रंगत उड़ गई, जिंदगी बन गई रेगिस्तान सड़क, और तुम उस पर टप 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 भगे जा रहे हो। और इस रेगिस्तानी जीवन में कमला के आंसू। रेगिस्तान में जरा सी बारिश से क्या होता है? जमीन भुरभुरी हो जाती है और कठोर हो जाती है। लगातार मूसलाधार बारिश हो तो कुछ होता है। कमला के आंसू बरसे, मिट गए, खत्म हो गया। ये नाम उसने बहुत सालों बाद सुना है, तो कांपते स्वर में कहता है, क्या नाम बताया तुमने? बैकग्राउंड में म्यूजिक और तीव्र हो जाता है। फिल्मों में देखा होगा, ऐसा कुछ सीन चल रहा होगा, आवाज एकदम तेज तेज, कमला कमला, याद आए और याद दिलाता है। वे अरुण अधर, वह नागिन सी बेड़ी, वे पहली पूजने वाली आंखें, वह कपोतनी सी गर्दन, वे डॉट डॉट डॉट। जो जो वे शब्द बोले जाते हैं त्यों त्यों बैकग्राउंड म्यूजिक ऊंचे से ऊंचा होता जाता है, और कमरे के बाएं कोने में अंधकार में से एक अपरलौकिक सी मूर्ति उसी नीले प्रकाश में मंडित दृष्टिगोचर। जैसे जैसे वो कमला के बारे में बताता है कि उसकी लंबी चोटी, उसकी कबूतर जैसी गर्दन, उसकी पहली बुझाने वाली आंखें, कितनी गहराई उसकी आंखों में थी, कितनी लंबी पतली उसकी गर्दन थी, वो जो जो उसके बारे में बता रहा है, उसके लाल गुलाबी अधर थे, और उस अंधेरे में, उस कमरे के कोने में नीली रोशनी में एक आकृति उभरने लगती है। अपरलोक की सी, यानी इस दुनिया की नहीं थी वो, कोई आत्मा होती है कि नहीं मैं नहीं जानती, एकांकी में उसी तरीके से बताया। फिल्मों में भी हम देखते हैं, जो चीजें नहीं होती हम वो भी देखते ही हैं। फैंटेसी में, बिंब में, मिथक, लेजेंडरी कथाएं, ये सब चीजें हैं ही। तो वही यहाँ पर है, पहले अस्पष्ट फिर क्रमशः कुछ स्पष्ट होती है। पहले वो मूर्ति अस्पष्ट रहती है, फिर थोड़ी स्पष्ट होने लगती है। उसकी नीली साड़ी उस वातावरण से ही उत्पन्न हुई जान पड़ती है। उसकी नीली साड़ी
ऐसा लगता उस वातावरण से ही लिपट कर उसमें डली हुई है। वह अर्धोन्मीलित प्रकाश उस नारी मूर्ति सौंदर्य को द्विगुणित कर रहा था। अर्धोन्मीलित प्रकाश यानी ऐसे आंखें झपकने वाली सी स्थिति, रोशनी जो हमारी आंखों को पूरा खुलने से रोक ले, अधमूंदी रहने दे, वो उस नारी मूर्ति को, उस महिला के छाया चित्र को, छाया को, चित्र को, सबका मिला जुला रूप, अस्पष्ट सी छायाकृति दिखती है, उसको और सौंदर्य प्रदान करता है। उसकी दिव्यता, भव्यता, रहस्यात्मकता बढ़ जाती है। धीरे धीरे वह कमरे के एक कोने से दूसरे की ओर सरक रही है। एक कोने से वह छाया मूर्ति दूसरे कोने की ओर आ रही है। उसके नेत्र भोलानाथ पर गड़े हुए हैं, पूरी तरह से भोलानाथ पर उसके नेत्र गड़ गए। गीत का स्वर तीव्र हो रहा है, रे मन की कहानी आंखों से सुना। वो गाने की आवाज एकदम तेज हुई। देख पाते हो भोलानाथ? वही मुस्कान, वही भोलानाथ देखता है। नींद में ही उसको मूर्ति दिखाई दे रही है। बोलना चाहता है, बोल नहीं पाता। उठना चाहता है, उठ नहीं पाता। हमको कई बार आधी रात को नींद में जकड़न सी महसूस होती है। हम जग रहे हैं लेकिन हम बोल नहीं सकते, मुंह नहीं खुलता, हिल नहीं सकते, कोलास एकदम। उधर पर मूर्ति पुनः अंधकार की ओर बढ़ रही है। जरा सा परिचय दिया, जरा सी वो मूर्ति दिखी और फिर अंधकार की ओर बढ़ गई। उस मुस्कान में गहरा विषाद है। कई बार हंसी पता नहीं चलता रुला रही है या हंसा रही है। उस छाया मूर्ति की हंसी भी ऐसी है, प्रेम के मार्ग में जो बलिदान हो गई, किसी की कामनाओं की भेंट चढ़ गया उसका प्रेम। सहसा गीत के स्वर ऊंचा होकर फिर धीरे धीरे गिरने लगते। पहले पीक पे गया स्वर, फिर धीरे धीरे नीचे। सहसा मालूम होता है मानो भोलानाथ प्रयास कर रहा हो, भोलानाथ उठने की कोशिश कर रहा है। आखिर मुंह से आवाज निकल ही पड़ती है, वो चिल्लाकर उठ खड़ा होता है। अचानक से फिर जैसे हम भी उस प्रभाव से बाहर निकलते हैं और कुछ कह पाते हैं, ठीक उसी तरह वो भी खड़ा हो गया। कमला कमला ठहरो, मैं भी चलता हूँ, ठहरो ठहरो। लेकिन स्वप्न टूट जाता है। कमरे का नीला प्रकाश और वह मूर्ति जादू के तमाशे की तरह एक पल में गायब हो जाती है। सपना टूट गया, कमरा पहले जैसा हो गया, वो नीला प्रकाश गायब हो गया, वह जादू की मूर्ति जैसे कोई तमाशा चल रहा हो, कोई गेम खेल देखते हम, नाटक वो चल रहा हो। अब तो कमरे भर में वही साधारण पीली रोशनी है। उसी क्षण में वह गाने का स्वर और वह विचित्र आवाज भी न जाने कहाँ विलीन हो जाते हैं। उनके स्थान पर रेडियो से वही खबरों का प्रोग्राम जारी है। वो जो आवाज आ रही थी, जिसको अर्धचेतन नाम दिया गया, वो भी गायब हो गई। जो बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा था वो भी गायब हो गया और साधारण पीली रोशनी कमरे में आ गई। और रेडियो पे जिन समाचारों को सुनते हुए इसको नींद आई थी, वही समाचार चल रहे हैं। और इसके बाद हमारे फौजी दस्तों ने दुश्मन के 35 जबरदस्त टैंकों को बर्बाद कर डाला। दुश्मन के जिन बमबार हवाई जहाज़ों ने कल हमला किया था, उनमें से 4 को हमारे शिकारी हवाई जहाज़ों ने और 6 को जमीन वाली तोपों ने बर्बाद कर डाला। ख्याल किया जाता है कि दुश्मन को अब तक यही टोन होती है, इस तरीके से वो पढ़ रहे हैं। और ये सुन के बीच में समाचार रुक गया, क्योंकि भोलानाथ अपने होश की बात करने लग गया है। और भोलानाथ हक्का बक्का खड़ा है। उसकी आंखें चौंधिया जाती है, एकदम बहुत तीव्र प्रकाश के बाद जो आंखें फैली रह जाती है। माथे पर पसीना चमक रहा है। वह हाथों से आंखों को मींचता है, ऐसे खोल के बंद करके देखता है कि कहाँ आ गया हूँ, सही तो हूँ मैं। एक बार, दूसरी बार फिर सिर को पकड़कर किंग करते हुए मुंह खड़ा रहता है। पहले एक बार सिर को, फिर स्पेल बाउंड एकदम मूर्ति बन गया। रेडियो की तरफ अचरज भरी दृष्टि से देखता है, फिर उसके पास जाकर करीब से देखता है कि रेडियो से ही आवाज आ रही थी। ये सब कुछ समझ नहीं आता, झुंझलाकर उसको बंद कर देता है।
अब कलर का प्रवेश, फाइल हाथ में, कलर का आया है, हाथ में फाइल ले रखी है। भोलानाथ उसको पूछता है, बाबू यहाँ कोई आया था? थोड़ी देर हुई, कोई आया था क्या मेरे रूम में थोड़ी देर पहले? जी मैं ही हाजिर हुआ था, लेकिन आपको सोता हुआ देखकर लौट गया। ये सो रहा था, वो आया और देखा, चला गया। सारी बातचीत तो इसके नींद में हुई है। कहता है जी मैं आया था, लेकिन आप सो रहे थे तो मैं चला गया। तुम आए थे? तुम? इसको यकीन ही नहीं हो रहा। जी हाँ, बात यह थी कि वह बाबू साहेब मिस्टर चंद्रभान फिर आए हैं और कहते हैं कि वह नौकरी करने के लिए तैयार है। कह रहा जी हाँ मैं आया था, क्योंकि वो चंद्रभान नाम के बाबू, वो लड़का आया है और वो मैसेज दे रहा है कि वह आपकी शर्तों पर काम करने के लिए राजी है। उससे कह दो कि अगर उसे बचना है तो वो दूर भाग जाए, बहुत दूर। अभी सपने के प्रभाव में है, होश हवास में नहीं है। दुनियादारी एक पल के लिए कम हुई है, भूल गया है। कहता है कि अगर उसको ठीक रहना है, अगर उसको मशीन नहीं बनना है, तो बोलो इस जगह से भाग जाए, बहुत दूर चला जाए। जी कलर समझा ही नहीं कि बोल क्या रहा है, मतलब क्या कहा आपने को शॉर्ट में बोल रहा है वो। जी कुछ देर चारों ओर निगाह डालता है, वातावरण से खुद से फिर को कनेक्ट करने की कोशिश करता है, फिर कुर्सी पर बैठ जाता है। लाचारी की दृष्टि कलर पर डालता है। मेज पर दोनों हाथों पर सिर रखकर सोचता है। मेज पे दोनों हाथ रख के सिर उस पे रख के इस तरह सोचता है। उसका भावावेश गायब हो चुका है, वो बिल्कुल पहले की तरह प्रोफेशनल मूड में एकदम। आखिर मंद रुग्ण स्वर में बोलता है, मिस्टर चंद्रभान से कह दो कि कल 10 बजे कंपनी के दफ्तर में मिले। प्रोफेशनल तो हो गया, भावुकता तो गायब कर दी, लेकिन ये सब कुछ जो सपने में उसने देखा है उसने उसको कमज़ोर कर दिया, वीकनेस आ गई। और धीरे से कहता है, बोल दो मिस्टर चंद्रभान को कल सुबह 10 बजे से कंपनी के दफ्तर में आए, कल मुझे 10 बजे सुबह मिले। काम की तफसील समझा दी जाएगी, कल डिटेल से काम उसको समझा देंगे। कुछ और कहना चाहता है और जाओ, नहीं कह पाता, कहता है जाओ। कलर देखता है मालिक ऐसे इमोशनल और ऐसे हतप्रभ, ऐसे परेशान से डायलेमा में तो कभी नहीं रहे। अविश्वास से उसकी तरफ देखता है और फिर चुपचाप दबे तो चला जाता है। भोलानाथ हाथों पर सिर रखकर से सकता है, मकड़ी का जाला। भोलानाथ ने सिर पर हाथ लगा लिए और रख लिया मकड़ी का जाला, यानी जिस मकड़ी के जाले में मैं कैद था, उस मकड़ी के जाले में आखिर चंद्रभान आ ही गया। बेरोजगारी, जिंदा रहने की मजबूरी, 2 वक्त की रोटियों की जद्दोजहद इंसान से उसकी कोमलता छीन लेती है। यही इस एकांकी में बताया गया है कि जब पैसे नहीं होते हैं ना, तो आदमी कैसी भी शर्तों पे उतर आता है। बहुत कम लोग बीच का रास्ता निकाल पाते हैं कि 2 वक्त की रोटियों के अलावा वो सूरज चांद सितारे फूल तितली भौरों के बारे में भी सोच सके। एकांकी कांत दुखद है, एकांकी कांत यथार्थ से भरा हुआ है। और आज हमारा इस एकांकी को लेकर जो व्याख्यात्मक दृष्टिकोण था वो हो गया संपन्न। अगले वीडियो में अगले एकांकी के महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ में हम फिर से एक दूसरे के मुखातिब होंगे। आज इतना ही। हैव ए नाइस डे।